उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुबह होते ही पूरा गांव अपने अपने कामों में जुट चुका था। कोई खेतों की ओर जा रहा था तो कोई अपने आंगन में चूल्हा जला रहा था। इसी गांव के छोटे से खेत में भुवन पसीना बहा रहा था। उसकी मेहनत ही उसके परिवार का सहारा थी। उधर उसकी पत्नी कमला टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर चूल्हा फूंक रही थी। पास ही एक टूटी चारपाई पर उनकी होनहार बेटी राधा अपनी पुरानी किताबों में खोई हुई थी। लेकिन राधा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके सपने इस छोटी सी झोपड़ी से कहीं बड़े थे। लो जी, थोड़ा पानी पी लो। सुबह मुंह अंधेरे से ही माटी खोद रहे हो। ये जमीन भी अब सूखती जा रही है। कितनी भी मेहनत कर लो, मुट्ठी भर अनाज से ज्यादा कुछ नहीं उगलती। जमीन का क्या दोष कमला, दोष तो हमारी किस्मत का है। खाद पानी के लिए सेठों से कर्जा लेना पड़ता है और जो बचता है वो ब्याज में चला जाता है। पर तू चिंता मत कर, मेरी नजर तो अपनी उस बेटी पर है। रात भर मिट्टी के तेल की डिबरी जलाकर पढ़ती रही है और सुबह होते ही फिर किताबों में डूब गई। वो कोई साधारण लड़की नहीं है जी। कल ही मास्टर जी घर आए थे, कह रहे थे कि हमारी राधा ने पूरे जिले के कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। बड़े बड़े सेठों के बच्चे पीछे रह गए और हमारी झोपड़ी की फूल जैसी बच्ची ने सबका नाम रोशन कर दिया। यही तो डर है कमला। हमारी बेटी के पंख बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारा आसमान बहुत छोटा है। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी यह गरीबी मेरी बच्ची के सपनों को पिंजरे में न कैद कर दे। मैं दिन रात इसी सोच में घुटता हूँ कि इसे आगे कैसे। देखते देखते शाम ढल गई और रात हो गई। झोपड़ी के भीतर लालटेन की पीली मंद रोशनी में तीनों जमीन पर बैठकर रूखी सूखी रोटियां खा रहे थे। तभी राधा ने साहस जुटाकर अपनी बात कहने का निश्चय किया। बाबा, मुझे आपसे और माँ से कुछ बात करनी है। मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया है। मैं आगे की पढ़ाई के लिए गांव में नहीं रुकना चाहती। गांव में नहीं रुकना चाहती तो फिर कहाँ जाना चाहती है मेरी बच्ची? पास के कस्बे में जो कॉलेज है वो तो बहुत अच्छा है। नहीं बाबा, मुझे दिल्ली जाना है। मैं दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। मैं एक आईएएस अफसर बनना चाहती हूँ। मैं अब और नहीं देख सकती कि आप इस सूखी जमीन में अपना खून पसीना एक करें और फिर भी हमें भूखे पेट सोना पड़े। मैं इस गरीबी की जंजीर को हमेशा के लिए तोड़ना चाहती हूँ बाबा। दिल्ली और यूपीएस, बेटिया तुझे पता भी है तू क्या कह रही है। यह अफसर बनने के सपने बड़े लोगों के चोचले होते हैं। वहाँ दिल्ली में रहने का खर्च, उन बड़ी बड़ी कोचिंग की लाखों की फीस हम कहाँ से लाएंगे। मैं तो दिन रात खटकर भी महीने के 2000 नहीं जोड़ पाता। हम तो उस आसमान के तारे मांग रहे हैं जिसे हम देख तो सकते हैं पर छूने की हमारी हैसियत नहीं है। हैसियत इंसान की मेहनत से बनती है जी। क्या सपने देखने का हक सिर्फ इस गांव के सेठ साहूकारों को है? गरीब का बच्चा क्या सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है? मेरी बच्ची अफसर बनना चाहती है ना, तो वो बनेगी। हम आधी रोटी खा लेंगे। मैं गांव के 4 घरों में और बर्तन मांज लूंगी। तुम 2 खेतों में और पसीना बहा लेना, लेकिन हम अपनी बेटी के सपनों का गला नहीं घोटेंगे। तुम कल ही पैसों का इंतजाम करो, चाहे जैसे भी हो। चलो ठीक है, अगर हमारी बिटिया का सपना है तो मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। कल से ही पैसों का इंतजाम करने निकलता हूँ। अगली सुबह भुवन भारी मन से गांव की चौपाल पर पहुंचा। उसे लगा शायद गांव के लोग उसकी बेटी की होशियारी को देखकर कुछ मदद कर दें। लेकिन वहां बैठे गांव के बुजुर्ग सुखराम ने जो कहा, क्यों भुवन, सुना है तू अपनी छोरी को दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहा है? अफसर बनाने का भूत सवार हुआ है क्या तेरे सिर पर? काका, लड़की होशियार है। मास्टरों ने भी कहा है कि अगर इसे सही पढ़ाई मिल गई तो यह हमारा नाम रोशन कर देगी। बस उसी के लिए थोड़े पैसों की मदद चाहिए थी। अरे पगला गया है क्या तू? लड़की जात है, आज नहीं तो कल किसी दूसरे के घर जाकर चूल्हा चौका ही संभालना है उसे। पराया धन होती हैं बेटियां। ये दिल्ली बिल्ली भेजकर किताबों में पैसे क्यों फूक रहा है? आज जवान लड़की को शहर भेज देगा, कल को ऊंच नीच हो गई तो गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा।
इन्हीं पैसों को संभाल कर रख, कल उसकी शादी ब्याह में काम आएंगे। समाज के नियम मत तोड़ भुवन, वरना बहुत पछताएगा। भुवन ने उस बुजुर्ग की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मन ही मन ठान चुका था कि अगर वह लोगों के तानों से डर गया तो उसकी बेटी का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वो चुपचाप वहां से चल पड़ा। थोड़ी देर बाद भुवन सेठ गजराज की हवेली पहुंच गया। सेठ अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठा था, जबकि उसके सामने फटे पुराने कपड़ों में भुवन हाथ जोड़े खड़ा था। शेख जी, मेरी बच्ची बहुत होशियार है, उसे दिल्ली भेजना है पढ़ाई के लिए। मुझे कुछ पैसों की उधारी चाहिए थी। मैं वादा करता हूँ मालिक, आपके खेतों में दिन रात जानवरों की तरह खटूंगा, पाई पाई चुका दूंगा आपकी। बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। मदद? और तेरी? अरे भुवन, तूने अपनी हैसियत आईने में देखी है कभी? जो आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए मेरे खेतों की मिट्टी फाकता है, वो आज अपनी बेटी को दिल्ली भेजने के ख्वाब देख रहा है। ये अफसर बनना, ये बड़ी बड़ी किताबें, ये अमीरों के शौक है भुवन, गरीबों के नहीं। और रही बात उधारी की, तो मेरी हवेली कोई खैरात खाना नहीं है। मुझे पता है तेरी 7 पुश्तें भी मेरा कर्ज नहीं चुका सकती। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मेरी बच्ची का भविष्य आपके हाथों में है। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, बस एक बार। गुलामी तो तू वैसे भी कर ही रहा है, पर अगर तुझे पैसे चाहिए तो मेरे पास एक रास्ता है। उधारी तो मैं नहीं दूंगा। हाँ, तेरे पास वो जो 2 बीघा पुश्तैनी जमीन का टुकड़ा है ना, उसे हमेशा के लिए मेरे नाम कर दे। उसे बेच दे मुझे, मैं तुझे मुंह मांगे पैसे दे दूंगा। अब फैसला तेरा है, जमीन चुन या बेटी का सपना। अच्छे से सोच ले भुवन। भुवन के लिए ये फैसला आसान नहीं था। वो जमीन उसके पुरखों की आखिरी निशानी थी, लेकिन अपनी बेटी के सपनों के आगे उसने कांपते हाथों से कागजों पर अंगूठा लगा दिया और जमीन सेठ गजराज के नाम कर दी। लो भुवन, अब ये जमीन मेरी हुई। मानना पड़ेगा, बाप हो तो तेरे जैसा। बेटी के सपनों के लिए तूने अपनी पुश्तैनी जमीन तक छोड़ दी। अब देखना है उसका सपना इस कुर्बानी के लायक निकलता है या नहीं। भुवन बिना कुछ कहे पैसों की थैली लेकर वहां से चल पड़ा। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। मानो कुदरत दीप उस बाप का दर्द समझ रही थी। बारिश में भीगता हुआ भुवन घर लौट रहा था। रास्ते में चाय की टपरी पर कुछ लोग बैठे थे। सेठ की हवेली की बात गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। भुवन को देखते ही टपरी पर बैठे लोग फुसफुसाने लगे। लो भाई, जरा रास्ता छोड़ो सब लोग। आ गए हमारे गांव के होने वाले कलेक्टर साहब के पिताजी। अरे भुवन भाई, सुना है तुमने एक लड़की के शौक पूरे करने के लिए अपनी खानदानी जमीन ही दांव पर लगा दी। अरे मूर्ख है ये। शहर की हवा लगेगी ना जब उस लड़की को, तो ना वो पढ़ाई की रहेगी और ना इस गांव की। अपना घर फूंक कर तमाशा देख रहा है ये। कुछ दिनों में कटोरा लेकर इसी सड़क पर भीख मांगता नजर आएगा। देख लेना तुम लोग। भुवन के कदम वही ठिठक गए। अंदर से उसका खून खल रहा था, लेकिन एक गरीब का गुस्सा उसके आंसुओं में ही बह जाता है। बिना किसी से एक भी शब्द कहे चुपचाप भारी कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गया। अगली सुबह गांव के कच्चे बस स्टैंड पर भुवन और राधा खड़े थे। राधा के हाथ में एक छोटा सा लोहे का बक्सा था और आंखों में दिल्ली जाने का सपना। लेकिन भुवन ने अपनी जमीन बिकने की बात अब तक उससे छुपा कर रखी थी। बाबा, आपने मेरे लिए इतने पैसे कहाँ से लाए? और ये आपकी कमीज भी फट गई है। सच सच बताइए, कहीं आपने मेरे लिए कोई बड़ी परेशानी तो नहीं मोल ले ली? अरे पगली, तू मेरी चिंता छोड़।
पास के गांव में मेरा एक पुराना दोस्त है, उसी से थोड़े पैसे उधार लिए हैं। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। मुझे बस इतना देखना है कि तेरे सपने कभी छोटे ना पड़े। मैं वादा करती हूँ बाबा, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको मुझ पर गर्व होगा। मुझे तो आज भी तुझ पर गर्व है बिटिया। बस मेहनत करना और कभी हार मत मानना। तभी बस आकर रुकी। राधा ने अपने माँ बाप को आखिरी बार देखा और बस में चढ़ गई। बस